चाहूँगा हमारे बीच उपस्थित हमारे नेता, हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक अमरेंद्र राजेश भैया, कमलेश तिवारी भैया, जितेंद्र शुक्ला भैया, हमारे साथी निकेश पांडे जी, प्रकाश जी, बबलू भैया, अमरेंद्र भैया, पंकज भैया, हमारे पूर्व वार्ड पार्षद सोनू पासवान जी, तमाम लोग उपस्थित हैं, अशोक मानो भैया, विजय मेहता भैया, बहुत से लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं सबको बोलूँगा एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। ये ताली उस बात की संशनाक होगी कि हो चुकी व्यवस्था के खिलाफ आज हम लोग खड़े हैं। भाइयों, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मुद्दे तमाम हैं और इस बैनर के मुद्दे हैं नगर निगम में भ्रष्टाचार हो, अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार हो, बिजली विभाग में भ्रष्टाचार हो या सदर अस्पताल में भ्रष्टाचार हो, चाहे उनकी अनदेखी हो। हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि हमारे बीच में सवाल है और सवाल है कि हम जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं। क्या जनप्रतिनिधि महाआरती करने के लिए चुनते हैं? कोई भी समस्या हो तो वहाँ महाआरती करा दीजिए, यही आरा की समस्या बन गई है। हम आपको कहना चाहेंगे कि आज भी नगर निगम से अगर शुरुआत करते हैं तो नगर निगम में देखिएगा तो आज भी जाम की समस्याएं लगातार बनी हुई है। कोई भी कहीं भी ठेला लगा दे रहा है, कोई भी कहीं भी गाड़ी लगा दे रहा है। हमारे पास कोई भी स्पष्ट विजन है ही नहीं। आप एक चीज देखिएगा, स्कूल बस होने के लिए, बच्चों को ढोने के लिए, ले जाने आने के लिए स्कूल बस आती है, वो बस आप देखिएगा कहीं भी लग जाती है। उसकी एक दिशा निर्देश तय होनी चाहिए, वो कहाँ लगे, कहाँ नहीं लगे, कहाँ तक बच्चों का। आप बड़े बड़े मेट्रो सिटी में चले जाइए, वहाँ पर सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी होती है, वहाँ भी आप जाइएगा तो देखिएगा कुछ पार्टिकुलर दिशा निर्देश दिया हुआ है, आपको यहाँ से यहाँ तक ही बस ले जाना है और बस नहीं ले जाना है। माँ बाप जो है अपने बच्चों को वहाँ पर ले जाते हैं, लेकिन आप देखिएगा वहाँ देखिए यहाँ तक दिन रात बस छोटी छोटी सड़कों में। आरा का जो विकास हुआ था अब टमटम आ जा सके, इसके लिए विकास हुई थी आरा के सड़कों का। आरा के सड़कों का चौड़ीकरण नहीं हुआ, लेकिन आरा लगातार डेवलप करता गया। लोग आते गए, गांव छोड़ के शहर आते गए और शहर में नए नए स्कूल बने, नए नए सुविधाएं आए और उस सुविधाओं को भोग करने के लिए गांव की जनता वहां से उठ के यहाँ पे आई। लेकिन यहाँ पे देखिएगा सड़कों की चौड़ीकरण नहीं होती है। यहाँ पे आप देखिएगा कि किसी भी तरीके का सुविधाएं लोगों को नहीं दिया जाता है। आप देखिएगा जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, इस बात को हम लोग मांग किए थे, यहाँ पे वेंडिंग जोन नहीं है, जहाँ पे फुटकर विक्रेता, चाहे ठेला वाले हो, चाहे सब्जी वाले हो, चाहे छोटे मोटे कपड़े का दुकान करके लोग अपने जीवन यापन कर रहे हो, आप देखिएगा उनके लिए वेंडिंग जोन नहीं है। अगर वेंडिंग जोन होती है तो वो अपने दुकान को अच्छे तरीके से संचालित कर सकते हैं, एक बढ़िया व्यवस्था के साथ संचालित कर सकते हैं। आप देखिएगा उसके पश्चात अभी भी क्या होता है, उनके से हफ्ता वसूला जाता है, हफ्ता वसूला जाता है। उस मोहल्ला के, उस रोड के जो भी ईमानदार लोग हैं वो उनसे हफ्ता वसूलते हैं। आप देखिए अगर वेंडिंग जोन हो, हम तो मांग करते हैं नगर निगम से और माननीय विधायक से, माननीय सांसद से भी कि उनको एक आइडेंटिटी कार्ड दी जाए, आइडेंटिटी कार्ड दी जाए कि चूंकि हाँ आप एक ऑथोराइज ठेला वाले हैं, अगर एक आम बेचते हैं आप, चाहे एक मोची है, तो आपको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए और वो आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए जिससे आपको कोई भी रंगदार हो, कोई भी हफ्ता वसूली वाला हो, सरकार के नाम से आपके पैसे की वसूली नहीं कर पाए। वो अपना जो भी दुकानदार दुकान चलाए वो अपने गरिमा के साथ, डिग्निटी के साथ, लिबर्टी के साथ उस दुकानदार को संचालित कर पाए। इसलिए आज हम लोग खड़े हुए हैं भाइयों। आप देखिए हम बता रहे थे कि आरा का विस्तार हुआ, गांव से लोग शहर में उठ के आते हैं। आप देखिए अगर एक छोटा से छोटा चप्पल से लेकर टोपी तक खरीदना हो तो लोग गांव से शहर पे आते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा महिलाएं आती हैं, हमारी बहनें आती हैं, लोग आते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे खड़े होकर बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है कि यहाँ पे अभी भी टॉयलेट नहीं है, पब्लिक टॉयलेट नहीं है। 1300 करोड़ बजट वाली हमारी नगर निगम हमारी जनता को टॉयलेट नहीं दे सकती है। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है और आज हम चुप हैं, वो उससे भी ज्यादा शर्म की बात है भाई। आप देखिए, आप यहाँ से जाइए खरीदारी करने, मार्केट में आप जाते हैं, आप देखिएगा आप शुरू से कहीं ना कहीं कोने वोने में जाके आप
शौचालय का इस्तेमाल कर सकते हैं, शौचालय है नहीं लेकिन बाहर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप उन महिला के बारे में सोचिए, उस महिला के बारे में सोचिए, उस बहन के बारे में सोचिए जो सुबह 7 बजे ट्रेन पकड़ के बक्सर से यहाँ आती है, इधर कुल्हरिया से यहाँ आती है और यहाँ दिन भर खरीदारी करती है, लेकिन उसके लिए टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। आप नगर निगम से उठ के हम थोड़ा सा जाते हैं सदर अस्पताल की ओर। आप सदर अस्पताल में जाइएगा, इसके भी 2 पहलू हैं। मैं थोड़ा समय लेके मैं तमाम पहलू को डिस्कस करना चाहता हूँ आपके बीच में। आप जाइएगा सदर अस्पताल में, पहला चीज सरकारें लगातार बन रही है। बिहार में भी देखिएगा सरकार कभी उलट जा रही है, कभी पलट जा रही है, कभी किनके साथ कभी उनके साथ। हमारा मांग वो नहीं है, आप जिसके साथ सरकार चलाइए, ये आपका निजी हित है, जिसके साथ सरकार चलाना चाहते हैं चलाइए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आप सरकार चला रहे हैं लेकिन लोगों को सुविधाएं दे पा रहे हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज भी देखिए आरा इतना बड़ा सदर है, भैया बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग, आरा इतना बड़ा शहर है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बड़ा हॉस्पिटल हमारे बीच नहीं है। बड़ा हॉस्पिटल के नाम पर एकमात्र हमारे बीच सदर अस्पताल है और दूसरा प्राइमरी हेल्थ केयर के नाम पे आप देखिएगा कि ब्लॉक में है। दोनों जगह भीड़ इतनी बड़ी है। हम लोग बोलते हैं कि सुरक्षा कर्मी का व्यवहार खराब है, कर्मचारियों का व्यवहार खराब है, लेकिन उसके भीतर की बात को हम लोगों को पकड़ना चाहिए। आखिर कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा मामला है जिसकी वजह से सुरक्षा कर्मियों का, उनकी कर्मचारियों का इस तरीके का व्यवहार है। लगातार भीड़ बढ़ते जा रहा है, उसके रेशियो में वहां पे कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ रही है। ये हमारे बीच सबसे बड़ा सवाल है। हमारे बीच सबसे बड़ा सवाल है, आप ब्लॉक से लेके सदर अस्पताल से लेके कहीं भी चले जाइए, लेकिन आप इस बात को मना नहीं कर सकते हैं कि कर्मचारियों की संख्या लगातार घट रही है और कर्मचारियों की संख्या लगातार घटेगी तो सुविधा भी घटेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मैं बात कर रहा था प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और सदर अस्पताल, इसके अलावा मुझे नहीं लगता है, अगर आप लोग की जानकारी हो तो बताइए, कहीं भी हेल्थ केयर की सुविधा है। हम जनप्रतिनिधि सुनते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, साल में एक बार दिखाई देंगे या वो भी नहीं दिखाई देंगे, लेकिन उनसे हम पूछना चाहते हैं कि आप उनसे किस मामले पे वोट आप देते हैं। क्या हम उनसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और भी ज्यादा बढ़ाने की मांग हम लोग नहीं कर सकते हैं? अभी भी लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल लगातार तेजी से बढ़ रहा है हमारे बीच में, लेकिन आप सोचिए कितने लोग हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड कर पाइएगा, बताइए। मैं अपनी निजी जानकारी आपको देना चाहता हूँ, निजी, अगर मुझे छोटी मोटी समस्या हो जाती है तो मैं 2 कारणों से सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता हूँ। पहला चीज, अगर मैं किसी निजी अस्पताल में जाता हूँ तो मनमाना तरीके से दवाई लिखा जाता है, मनमाना तरीके से जांच लिखा जाता है, जहाँ पे गरीब स्टूडेंट के लिए, आम स्टूडेंट के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराता है। इलाज अगर करा भी पाता है तो उसे आर्थिक नुकसान लगातार झेलना पड़ेगा। अगर वो सदर अस्पताल में जाता है या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जाता है तो वहाँ पर उस तरीके की सुविधाएं नहीं है। अगर वहाँ पर उस तरीके की सुविधाएं भी है तो वहाँ पर इतना रगड़ खाना पड़ता है कि आधा बीमारी आपको वहीं पर वर्जिश में खत्म हो जाएगी। आप देखिए, ट्रैफिक की समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि अगर कोई भी एम्बुलेंस अपनी माताओं बहनों को या किसी भी बुजुर्ग को या किसी भी घायल हमारे भाई को यहाँ से लेके जाता है तो यहाँ से लेकर वहाँ तक इतना जाम रहता है कि वहाँ मरीज जो है ना, मरने से पहले यहाँ पर 4 बार रास्ते में मरता है। ये हमारे लिए शर्म की बात है भाइयों। हम आपको बताना चाहते हैं कि चाहे नगर निगम की समस्या हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता हो, हम लगातार उस पर बात करते आए हैं। हम बताना चाहते हैं कि अगर कहीं भी आप चले जाइए, हम लोग अभी भी सदर अस्पताल को बढ़ाने की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। एक चीज और है, जो भी सरकारी चीजें हैं, चाहे आप कचहरी हो, चाहे सदर अस्पताल हो, इसकी जमीनों का इंक्रोचमेंट हो गया है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, कई एकड़ जमीनों का इंक्रोचमेंट हो गया है अवैध तरीके से। इस पे कोई बात नहीं करता है। ब्लॉक में आप चले जाइए, एक दाखिल खारिज के लिए निकेश भाई बता रहे थे कि अगर आपका मामला सही भी है तो आपको इतना बार इधर से उधर दौड़ाया जाएगा कि आप अंत में कहिएगा कि लो भाई 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, 20,000 ले लो और मेरा काम कर दो। ये तमाम जगह की समस्याएं हैं और जनप्रतिनिधि की उदासीनता ये बहुत बड़ा विषय है हमारे बीच में। आप लोग के लिए डेवलपमेंट का मतलब ईटा जुड़वा देना हो सकता है,
कंक्रीट की दीवारें खड़ा कर देना होता है, लेकिन हमारे लिए डेवलपमेंट का मतलब है वो माताओं और बहनों को सुरक्षा मिले। जब वो रात को 8 बजे 9 बजे भी कहीं भी मार्केट से घर जाती है तो उसको किसी तरीके की समस्याएं नहीं झेलना पड़े। हमारे लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि कोई भी कर्मचारी उस जनता के प्रति, उसके कंज्यूमर के प्रति उसका ऐसा व्यवहार हो कि वो लगे नहीं कि घर में अपना काम करा रहा है कि कहीं सरकारी संस्थान में अपना कार्य करा रहा है। हमारे लिए डेवलपमेंट का मतलब है माताएं हो, बहनें हो, कोई भी एकदम फियरलेस होके हमारे बीच में जी सके। हमारे लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि बड़े बड़े दीवार खड़ा कर देना नहीं। हमारे लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि अगर कोई भी इंसान घर से बाहर कदम रखे, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए रखे, चाहे वो कचहरी की समस्या को लेकर उतरे, चाहे वो ब्लॉक की समस्या को लेकर उतरे, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उतरे, अगर वो घर से बाहर जाए तो उसको रगड़ खाना नहीं पड़े। आप चले जाइए। एक बात हम देखते हैं, हो सकता है मेरे बात से बहुत लोग नाराज हो जाए, लेकिन मैं अपनी बात कहूंगा। यहाँ पे देखिए, मैं देखता हूँ यहाँ पे डीएम एसपी के साथ लोग कहते हैं कि सर का आशीर्वाद मिला बुके लेके। बताइए, हम देख रहे हैं जब से मेरी राजनीतिक चेतना हुई है, हम पिछले 10-12 साल से इस चीज को हम नोटिस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज तक पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, किसी भी पार्टी का हम नाम ले रहे हैं, चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, ये नारा हम उसके मुंह से नहीं सुने हैं। और आप सुन सकते हैं तो हमको बता दीजिए, अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमको रोकिए इस चीज को। आप राजनीति में किस लिए हैं? डीएम साहब को सहलाने के लिए, एसपी साहब को सहलाने के लिए? बताइए, ये किस लिए आप राजनीति करते हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं। आपका राजनीति करने का उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी सरकार की पॉलिसी हो, जो भी अगर गरीब जनता हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, वंचित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, दलित हो, शोषित हो, कोई भी हो, अगर वो अपनी समस्याएं को लेके एसपी आवास पे जाता है, कचहरी जाता है, कहीं भी जाता है, तो उसको समस्याएं अगर होती है तो आप उसकी आवाज उठाए। इसलिए आप जनप्रतिनिधि है, इसलिए आप राजनीति में है। अगर आप राजनीति में है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में है, तो ये आपके लिए सवाल होनी चाहिए। आज आप देख लीजिए, हम ये देखते हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, अमरिंदर राजेश भैया बोलते हैं कि सोशल मीडिया बहुत कुछ एक्सपोज कर देता है। तो हम देखते हैं कि कैसे हमारी उम्र के युवा एसपी साहब के साथ उसका एक फोटो आ जाए, डीएम साहब के साथ एक फोटो आ जाए, वीडियो साहब के साथ एक फोटो आ जाए, उसके लिए वो कितना जद्दोजहद करता है, जद्दोजहद करता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र में लोकशाही सबसे ऊपर होती है, अफसरशाही नीचे होती है। लेकिन ये चीज हम लोग नहीं समझ रहे हैं, हम लोग उस चीज को नहीं समझ रहे हैं। हम लोग एक सिपाही के साथ, एक दरोगा के साथ बैठ जाते हैं, चाय पी लेते हैं, या वो हमारे घर में चाय पी लेता है, तो ये हमारे लिए बड़ी बात हो जाती है। आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले जब हम छोटे थे तो हम लोग को यही सिखाया जाता था कि कुछ उल्टा सुल्टा मत करना, नहीं तो पुलिस अगर हमारे घर पे आ जाएगी तो बहुत शिकायत होगी। लेकिन आज सिखाया जाता है कि बबुआ तहर घरे अगर वो दरोगा आ जाए तो तहर मोहल्ला में रुतबा बढ़ गई। कहाँ से कहाँ हम लोग अपने समाज को पहुंचा रहे हैं, ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं जनता से करें। जो भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोग हैं, हम लोग डीएमएसपी ठीक है, हम लोग सम्मान करेंगे, हम लोग सबका सम्मान करेंगे। लोकतंत्र में सबका सम्मान होना चाहिए, चाहे इस देश का राष्ट्रपति हो और चाहे सड़क पर जूता सिरहा मोची हो, इस देश में सबका सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि फलाना जद्दोजहद करने के साथ एक सेल्फी ले लिए और आप हम कह रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। ऐसी राजनीति है तो ये राजनीति को मैं नहीं मानता हूँ, ये गलत राजनीति है। और मैं कहना चाहता हूँ कि भले ही आजीवन अकेले लड़ना पड़े, लेकिन ऐसी व्यवस्था के खिलाफ मैं लगातार मुखर रहूंगा और मैं लगातार आवाज उठाऊंगा। भाइयों, 2-3 चीज और मैं कहना चाहता हूँ। आप देखिए, विश्वविद्यालय है, आरा में कुल मिला जुला कर अगर कुछ चीज है तो विश्वविद्यालय है। शैक्षणिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे है तो मां अरण्य देवी का मंदिर है, और हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल ऐतिहासिक कुछ लिगेसी है हमारे पास, तो वह है वीर कुंवर सिंह के धरोहर। आप देखिए, हम लोग तीनों को धूमिल करते जा रहे हैं, लगातार तीनों को लगातार हम लोग धूमिल करते जा रहे हैं। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के जमीन को हमारी बिहार सरकार मेडिकल कॉलेज के नाम पे अवैध रूप से अधिग्रहित करती है। हम लोग बैठे हैं सरकार के खिलाफ, सरकार व्यवस्था के खिलाफ, व्यवस्था में आवाज उठाने के लिए। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं
कि जो व्यवस्था में ही भ्रष्टाचारी बैठे हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे। ये सवाल है हमारे बीच में और ये सवाल है हमारे आपके बीच में। हम लोग कहते हैं कि एसपी साहब काम नहीं करते हैं, विधायक जी काम नहीं करते हैं, सांसद जी काम नहीं करते हैं, मेयर जी काम नहीं करती है, लेकिन हमारे बीच आपका सवाल है, हमारे बीच वही सवाल है कि जब सांसद का टिकट लेना हो, जब सांसद का टिकट लेना हो, मैं बहुत गंभीर आरोप और बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं पॉलिटिकल पार्टियों को यहाँ से लगा रहा हूँ और मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि नैतिक रूप से मैं स्ट्रांग हूँ। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे टीका नहीं कराना है, ठीक है। हमको जमीन का कारोबार नहीं करना है कि मेयर से मिलके और सांसद से मिलके और डीएम और एसपी के साथ मिलके हम अपनी रोटी सेके। हम आपको कहना चाहते हैं कि आप समझ जाइए कि जब भी चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव आने जा रहा है, 25-25 करोड़ रुपए, 25-25 करोड़ रुपए, 10-10 करोड़ रुपए लोग लेके लाइन में खड़े कि हमको सांसद का टिकट राष्ट्रीय पार्टी से और मोस्ट डोमिनेंट रूलर पार्टी से मिल जाए। बताइए, ऐसे लोग से आप बदलाव की उम्मीद कीजिएगा। मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि जो लोग 25 करोड़ देके टिकट खरीद रहा है, जो सांसद और मेयर करोड़ों रुपए देके अरबों रुपए बहा के पैसा सत्ता में आ रही है, वो आपके हितों के सवाल पे सवाल करेगी, कभी नहीं करेगी। इस बात को याद रखिएगा। आप लोग लगातार लड़ते रहिए, लगातार लड़ते रहिए, कुछ नहीं बदलेगा। तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप लोग वोटिंग पैटर्न को नहीं बदलिएगा, तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप लोग मतदाता व्यवहार को नहीं बदलिएगा, तब तक नहीं बदलेगा जब तक डीएम एसपी सांसद महोदय से आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त करना बंद नहीं कीजिएगा, तब तक नहीं बदलेगा। जो कर्म जुझारू, जो लगातार रोड पर संघर्ष कर रहा है, जो लोग लगातार माताओं और बहनों के आवाजों के लिए मुखर रहा है, उसके साथ आप लोग नहीं खड़े रहिएगा। आप लोग उसके साथ खड़े रहिएगा जो कि धन बल बाहुबल से मजबूत है, तो आप लोग लगातार उसको मजबूत कीजिएगा और अपनी जड़ों को कमजोर कीजिएगा। और ये लगातार जब से मेरी चेतना हुई है, लगातार 15-20 साल से भैया हम इस चीज को देख रहे हैं। आप सोचिए, एक दरोगा का, एक सीओ का, हम लोग सीओ की बात कर रहे थे, हम लोग सीओ की बहुत मतलब मार्मिक सवाल है हमारे बीच में, जो मैं आप सबके बीच में रखना चाह रहा हूँ। और रखना मैं ये चाह रहा हूँ, देखिए क्या है सिस्टम, क्या है आप लोग समझिए। आप लोग पूरे को गाली दे रहे हैं, लेकिन हम सब बताना चाहते हैं, हम लोग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। आप एक दरोगा का ट्रांसफर हो, आप समझिए माननीय मंत्री उससे 30 लाख मिनिमम 20 लाख 25 लाख रुपए उससे लेते हैं, और वो 20 लाख 25 लाख रुपए दरोगा हो चाहे सीओ हो, वो क्यों दे देता है? इसलिए आप लोग समझिए इस बात को, वो क्यों दे देता है? क्योंकि उसको पता है कि वही करोड़ों रुपए 50 लाख हो 60 लाख हो, वो वही जनता से वसूलेगा जिस जनता की 4,000। हालांकि ये चीज गलत है, लेकिन इसके पीछे की बात को हम लोगों को समझना चाहिए। हम लोगों को लगातार छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा कि सिस्टम कहाँ खराब हो रहा है, सिस्टम कहाँ खराब हो रहा है, कहाँ पे नहीं। आप देखिए, एक एसपी है, वो 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए देके उसको जिला मिलता है, और माननीय मंत्री कहते हैं कि 5 करोड़ देके जाओ, वहां पे 50 करोड़ कमाओगे। तो ये एक नेक्सस बना हुआ है। एक सिपाही ऑटो वाले से पैसा लेता है यहाँ पे, और वो सिपाही वो पैसा जो है 10 रुपए से लेकर 10 करोड़ तक कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, इस बात का अंदाजा हमको होना चाहिए, और इस बात का बात हम लोग से होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि सीओ खराब है, वीडियो खराब है, चलिए ठीक है, इस बात को हम भी मानते हैं कि पैसा लेना ये सब खराब चीज है, लेकिन आपको हमको ये भी बात समझना पड़ेगा कि ये जो नेक्सस बना हुआ है, ये जो नेक्सस बना हुआ है ब्यूरोक्रेट्स का, ये जो नेक्सस बना हुआ है नेताओं का, नीचे से लेके ऊपर तक पैसा पहुंचाने का, इस नेक्सस को आप तोड़ने में काबिल है कि नहीं? नेक्सस को तोड़ने में काबिल है कि नहीं? मेरे को बोलिए, मजबूती के साथ बोलिए। आप इस नेक्सस को अगर तोड़ सकते हैं तो आप राजनीति कीजिए, अगर इस नेक्सस को नहीं तोड़ सकते हैं तो दलाली कीजिए। अब अगर इस नेक्सस को आप देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना हमारे सामने घट रही है। देखिए, स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ, बहुत बढ़िया टाइटल है, इससे हमको एक बात याद आ गया। स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ। आप शहर के कहीं से भी शहर में आप लोग एंट्री कीजिए,
चाहे सनदिया तरफ से कीजिए, चाहे बक्सर वाले रोड से कीजिए, चाहे भराड़ा वाले रोड से कीजिए, कहीं से भी कीजिए, आपको कचरे का कूड़ा मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो बताइए। और स्वच्छता अपनाओ, बीमारी भगाओ। ये देखिए किस तरीके का ये लोग, ये जो जबरदस्त है, इसको रिकॉग्नाइज करके उसको सजा देने की जरूरत है। सजा कैसे देंगे? हम लोग लगातार इसके खिलाफ हम लोग मुखर होंगे, अपनी आवाज बुझाएंगे। जिसको ठेकेदारी नहीं करनी है, जिसको नेताओं को समिति नहीं प्राप्त करना है, जिसको एसपी साहब के साथ, सीएम साहब के साथ समस्याओं पे बेवजह बात नहीं करनी है, गुलदस्ता देके फोटो नहीं खिंचाना है। एक गुलदस्ता गैंग है। इस गुलदस्ता गैंग में आप शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो जाइए। अगर नहीं शामिल होना चाहते हैं तो इस व्यक्ति के खिलाफ बोलिए। और हम बात बोलना चाहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सेम माइंडसेट के लोग आ गए तो जनता लगातार आपके साथ हो जाएगी। क्योंकि इस पंक्ति से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि मैं अकेले ही निकला था जानिए मंदिर को, मैं अकेले ही निकला था जानिए मंदिर को। लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। और लोग कहते हैं कि अकेले लड़ना, अकेले नहीं लड़ रहा है। अकेले लोग कहते हैं अकेले लड़ता है, अकेले कोई नहीं लड़ता है। लेकिन अकेले के अंदर जो हिम्मत है वो लड़ता है, इतना इंसान नहीं लड़ता है। उसी का तो याद रखिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक पंक्ति है कि जब लोग कहते हैं कि आप अकेले रहते क्या कर लीजिएगा, लेकिन अकेले रहना बड़ी बात नहीं है। 10 लोग के साथ रहना बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? फॉर्च्यूनर राइफल स्कॉर्पियो के भीड़ में रहना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जो आप सोच रहे हैं उसको बोल रहे हैं कि नहीं। जिस चीज के लिए आप राजनीति में है उस चीज को आप बोल रहे हैं कि नहीं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, लोग बोलता है कि अकेले रहते क्या कर लीजिएगा। हम आपको बोलते हैं कि शायरी है किसी का लिखा हुआ कि जंग में काबिली अफराद से क्या होता है, और जंग में काबिली अफराद से क्या होता है, और हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि आप अकेले नहीं हैं, आप लगातार लड़िए। कभी गांधी ने भी अकेले चला था, कभी गांधी ने भी अकेले चंपारण लड़ा था और हमने उनको महात्मा गांधी बना के भेजा। ये वही बिहार की धरती है, इस चीज को उनको भूलने की जरूरत नहीं है। हम लोग गांधी के लिगेसी को, वीर कुंवर सिंह के लिगेसी को आगे बढ़ाना है और लोक समाजवाद, सेकुलरिज्म इसका नारा देते हैं। हमारे पूर्वज में ये सब भरा हुआ है, हमको इनसे लेने की जरूरत है। और देखिए नगर निगम तो हम लोग बात कर रहे थे, चारों तरफ से कहीं भी शहर में आप एंट्री कीजिए, वहां पे डंपिंग यार्ड है, डंपिंग यार्ड है। और देखिए आप देखिए दुख की बात यह है कि क्या होता है ना कि वो कचरा वहां पे डंप किया जाता है और डंप करने के बाद उसमें आग लगा दिया जाता है। और आग लगाने के बाद जो उसके कण होते हैं और खासकर जो वहाँ के लोग होते हैं, उसका हेल्थ का सर्वे आप लोग करा लीजिएगा। अगर 2-3 साल लगातार उस धुआं को वो लोग अंदर लेते हैं तो इसका बहुत हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग देखते ही नहीं है, कोई भी जनप्रतिनिधि से बात ही नहीं कर रहा है। एक चीज और है, प्रदूषण से याद आया, आप चले जाइए लगातार जितने एचपी की यहाँ पर तबादला होती है उसी होती है। आप देखिए बालू का जो अवैध खनन है उसको रोकने के नाम पर तमाम एचपीओ का यहाँ पे तबादला होता है। लेकिन आप देखिए क्या होता है, आप तमाम एसपी आते हैं, एसपी चले जाते हैं, लेकिन सूरत नहीं बदलता है। वहाँ का स्थिति जाके देखिए, अवैध खनन की वजह से वहाँ के आसपास का लोग का हेल्थ आप जाके वहाँ पे बात कीजिए। हम लोग जाते हैं, हम लोग बात करते हैं इस चीज को, छोटी छोटी बात जो कोई नहीं बात करता है वहाँ पर हम लोग बात करते हैं। हम देखते हैं वहाँ के लोग का वो जो कण हो रहा है और वो लोग अंदर सांस के माध्यम से जो अंदर जा रहा है उसे लंग्स को बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम लोग सरकारें सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, अपना वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सरकारें हमारे लिए क्या कर रही है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है। वो संवेदनहीन है, वो आपको इंसान के रूप में नहीं देखती है, वो आपको एक संख्या के रूप में देखती है। 3%, 3.5%, 16%, ये बहुत खराब आदत है, ये बहुत खराब ट्रेंड है। इस चीज के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। हम लोग 16% में 3% में बढ़ते जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पे सदर अस्पताल में जाइएगा, कचहरी में जाइएगा, तो दरोगा का व्यवहार है, सीओ का वो ध्यान नहीं देखेगा कि आप 16% से हैं, 3% से है, 3.5% से है, 17% से है। वो आपको संख्या के रूप में, उपभोक्ता के रूप में, पैसे के रूप में देखेगा। तो ये सवाल हमारे बीच में है। हम कोयलवर की समस्या पर बात कर रहे थे, कोयलवर की समस्या लगातार एसपी आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याएं जो खनन है वो और तेजी से हो रहा है। और क्या हो रहा है, सत्ता के समानांतर वो लोग का सत्ता है, उसमें बड़े बड़े लोग हैं, उसमें बड़े बड़े लोग हैं
और उनके साथ रहने वाले, कमाने वाले हमारे ही पॉलिटिकल पार्टी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लोग जुड़ के कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनके खिलाफ कौन बोलने जाएगा? कौन उससे बात करेगी? एक है जो मत है, जिससे है कि तमाम एसपी आते हैं, डीएम आते हैं, सब लोग आते हैं, लेकिन समस्या बनी ही रहती है। तो है ना कि कब ठहरेगा दर्द दिल, कब ठहरेगा दर्द दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे और सुनते थे शहर होगी। तो ये तो लगातार सिस्टम चलता ही रह रहा है। आप देखिए, इस सब तमाम समस्याओं पर बात करनी पड़ेगी। मैं अपनी बात को विराम देने जा रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मुश्किल व्यवस्था है, ठीक है, भले ही हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों में जीते हैं, लेकिन आप समझिए ये व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतांत्रिक कैसे नहीं है कि एक आप FIR चलाने ले जाने चाहिए, ठीक है, आप FIR नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा टाइट होकर बोलिएगा, आपके माँ बहन को गाली दिया जाएगा, वहां पे माँ बहन को गाली दिया जाएगा। और किसी भी महिलाओं के साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है, वो अपना मामला पुलिस थाने लेके जाती है, लेकिन उनके इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका क्या है? आप देखिए कितना खराब हम लोग जीते हैं, हम लोग इसकी बात ही नहीं करते हैं। आप देखिए, हम लोग बोलते हैं आजाद हो गए, औपनिवेशिक काल खत्म हो गया, लेकिन ये अभी भी है, अभी भी बड़े बड़े अधिकारियों का जो भी आप देखिए, प्रशासनिक सुधार में जो भी कमेटी बनी, प्रशासनिक सुधार में जितनी भी कमेटियां बनी हैं, उन कमेटियों में आप देखिएगा लगातार इस बात का जिक्र हो, जो कॉलोनियल लीगेसी है, औपनिवेशिक काल है, वही करके अभी भी हमारे एसपी साहब को, हमारे डीएम साहब को, बड़े बड़े अधिकारियों को ट्रेन किया जाता है। उस समय ये सिस्टम कैसा था बताइए? उस समय यही सिस्टम था कि जबरदस्ती भारत के किसानों पे कर लगाया जाए। उस कर को वसूलने के लिए अंग्रेज अपना आधिपत्य लगाए रखे, इसके लिए क्या करते थे? पुलिस उस तरीके का व्यवस्था बनाए थे और पुलिसिया व्यवस्था बनाए थे। वही पुलिसिया व्यवस्था भैया आज भी हमारे बीच में है। इसके बाद कौन करेगा? इसके बाद कौन करेगा? और हम लोग रहेंगे, भले ही संख्या 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 10 रहे, लेकिन हम लोग लगातार इस संख्या पर बात करेंगे। मैं अपनी बात को विराम देने जा रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस लड़ाई को सिर्फ आज तक नहीं, आने वाले लगातार इस बात के लिए हम लोग संघर्ष रहेंगे। हम लोग ट्रैफिक की समस्या हो, पुलिसिया व्यवस्था हो, चाहे कोई भी समस्या हो, हम लोग लगातार इस बात को मुखर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे इतना सुने, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम लगातार जनमुखी कार्यों के लिए आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे किसी का साथ मिले नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अपने माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। वीर कुंवर सिंह अमर रहे। जय मां आरण्य। सामाजिक समरसता जिंदाबाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।